नमस्कार। कार्यक्रम अवसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे युवा आईएएस ऑफिसर हैं जिनकी जर्नी सिविल सेवा की बहुत दिलचस्प है और उतनी ही दिलचस्प है उनकी पर्सनैलिटी। एक बेहद जिम्मेदार और भारत में अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो उसमें सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन सेवा में आने के बाद भी उनके पैर पूरी तरह से ज़मीन पर टिके हुए हैं और वो समझते हैं ज़िंदगी की सच्चाई को भी। और वर्तमान में वो राजधानी रायपुर में ज़िला पंचायत सीईओ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं और 2018 बैच है उनका। बस्तर में इसके पहले पोस्टिंग रही है उनकी और काफ़ी वहाँ उन्होंने चीज़ों को नज़दीक से देखा और समझा है। तो मुलाकात करिए अविनाश मिश्रा जी से। बहुत स्वागत करता हूँ अविनाश जी। धन्यवाद सर, आप मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोग्राम में हम ले जाते हैं टाइम मशीन जैसे किसी कॉन्सेप्ट में कि जिस चेयर पे आप बैठे हैं वही टाइम मशीन वाली चेयर है और मैं आपको पीछे ले जा रहा हूँ कि 12-13 साल आपकी उम्र है और एक टीनेज लड़के के मन में जो सपने होते हैं, जो सोच होती है, माता पिता दोनों शिक्षक हैं, एक छोटा सा गांव है, तो किस तरह से आप अपने उन 12-13 साल के अविनाश जी को याद करते हैं? कैसे वो जिंदगी को देख रहे थे, समझ रहे थे और आगे जाने का रास्ता आसान भी नहीं लगता होगा? मैं बेसिकली उड़ीसा, मेरा ताल्लुकात आता है उड़ीसा के बरगढ़ जिले में एक छोटा सा गांव है झुनगापाली करके। और वहाँ पे मेरी मम्मी टीचर थी वहाँ पे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। और वहाँ पे मम्मी जहाँ पे टीचर थी वहाँ पे मैंने पढ़ाई किया, प्राइमरी स्कूल वहाँ पे, और वहाँ पे 10th तक मैंने पढ़ाई किया। और जहाँ पे जैसे एक छोटे से गाँव से जब आता हूँ तो हमेशा से ये था कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है। एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मुझे मिला था क्लास 8 में, जब मैथ्स ओलंपियाड मेरे उस टाइम में मैंने उड़ीसा में टॉप किया था। और मैं उड़ीसा के सबसे अच्छे जो स्कूल के स्टूडेंट्स थे, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स थे, डीएवी पोखरीपुर और डीएवी के अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे, सभी लोग आए हुए थे। तो उस एक छोटा सा समर कैंप ने मेरी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस लाया कि मुझे लगा कि मैं एक छोटे से गांव से अगर आके मैथ्स में इतना अच्छा कर सकता हूँ तो आगे जाके भी काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ। फिर बाद में मैं एक मामा थे मेरे वहाँ पे, और उन्होंने क्लास 9th में, मुझे याद है, उन्होंने स्वदेश मूवी दिखाया था। स्वदेश मूवी पहली बार देखा तो मुझे काफ़ी वो आज भी याद है। और मैं हमेशा से वो जो मामा थे वो हमेशा से दिल्ली में पहले पोस्टेड थे, तो मुझे हमेशा से वो जो लगता था कि स्वदेश मूवी का मोहन भार्गव वही है करके। तो हमेशा से गांव में कुछ करने के लिए, कुछ गांव के लिए कुछ करने के लिए, प्लांटेशन हो, यूथ के लिए कुछ करने के लिए, तो हमेशा से वो मूवी और वो मामा जो है उनका इम्प्रिंट मेरे ऊपर रह गया। उसके आगे फिर मैं क्लास 11th, हमेशा से क्लास 10th में एक बार दीदी ने बताया कि आईआईटी में जाना बहुत बड़ी बात होती है। आज उस दिन शायद वो किसी आईआईटीएन से मिलके आई थी, कोई क्लास लेने के लिए शायद आया हुआ था। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि वो बोलते हैं कि यहाँ पे जाना तो सपनों की तरह होता है। बाद में मैं जब कटक में क्लास 11-12 किया तो मुझे लगा कि यहाँ से कुछ अच्छा किया जाए, तो मैं फिर आईआईटी के लिए बहुत मेहनत किया उस टाइम में और आईआईटी खड़गपुर गया। तो इस तरीके की जर्नी रही। आईआईटी खड़गपुर गया। आईआईटी खड़गपुर में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया 2010 to 14 में, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और मैं फिर बाद में थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योरशिप में फील्ड है, बट फिर मुझे लगा कि यूपीएससी, मुझे सिविल सर्विसेज में आना है और यहाँ पे लोगों के लिए काम करना है बेसिकली। तो मैं फिर 2018 में क्वालिफाई किया यूपीएससी में और मैं छत्तीसगढ़ का ऑर्डर ये किया। जैसा आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड रूरल है, ग्रामीण है, और ग्रामीण जीवन की प्लस तो बहुत सारे हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे लैंग्वेज एक बात हो जाती है। हम जब, क्योंकि इस प्रोग्राम को बहुत बड़ी संख्या में युवा देखते हैं और उनमें से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के और नॉर्दर्न पट्टी से आने वाले युवाओं को एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ये होता है कि वो सो कॉल्ड अमेरिकन एक्सेंट की अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। ये चीज़ उनके मन में इतनी घर कर जाती है कि वो बोलने से झिझकते हैं। बड़े पदों पर आने के बाद भी उनकी झिझक बनी रहती है। आपकी लड़ाई क्या इससे हुई, और हुई तो आपने इसको ओवरकम कैसे किया? लैंग्वेज का मैं जैसे देखता हूँ उड़ीसा में, और मैं बेसिकली ओडिया मीडियम से मैंने स्कूलिंग किया क्लास 10 तक। उसके बाद इंग्लिश में ये रहा।
तो मुझे कभी ऐसे लगा नहीं कि लैंग्वेज, बाद में मैं जब आईआईटी में भी देखा, काफ़ी सारे मेरे दोस्त थे जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आते थे, और जैसे हम लोग जो देखते हैं जी माधवकृष्ण जनित त्वरण, वो ये करते हैं, इस टाइप का ये करते हैं, वो हर चीज़ों को ट्रांसलेट करते थे। आईआईटी में भी जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसको ट्रांसलेट करते थे। तो मैं देखा हूँ कुछ लोगों में रहता है, बट बाद में रियलाइज हुआ कि लैंग्वेज, आप इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज आप में अगर प्रोफिशिएंसी अच्छी है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और लैंग्वेज इज जस्ट ए मीडियम टू कम्युनिकेट। मुझे एक्चुअली फ्रैंकली अगर बोला जाए तो मेरे अंदर में ज़्यादा कभी इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी इतना था नहीं लैंग्वेज को लेके, बट जिनको भी है, मुझे हमेशा से लगता है कि आज के टाइम बहुत कुछ ओपन हो चुका है। आप हिंदी में बहुत अच्छा है, हम लोग हमेशा से देखते हैं कि पीयूष मिश्रा इतना अच्छा हिंदी बोलता है, हम लोग सब सुनते रहते हैं। कोई लैंग्वेज जस्ट एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको हमें ओवरकम करना है। आप मैथ्स में अच्छा है, आप कोडिंग में अच्छा है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छा है, आप कोई भी चीज़ों में अगर अच्छा है, आज के टाइम में जो रिक्वायरमेंट है वो स्किल और नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा नहीं है। पहला मंत्र जो अविनाश जी से हमको मिला है वो यही है कि ये दौर यानी 2023 का ये जो दौर है, इस दौर में आपकी योग्यता, आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि आप किस स्कूल से पढ़े, किस कॉलेज से पढ़े। एक चीज़ जो आपके बारे में हमें पता चली कि आप जितने विनम्र हैं, जितने हम्बल हैं, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आईआईटी खड़गपुर ने आपको अलग अलग शेड्स ज़िंदगी के बहुत करीब से दिखाए। आपको ये बताया, जैसे हमें पता चला कि आपके कुछ दोस्त हैं जो आज 100 करोड़ की कंपनी लेके चल रहे हैं, लेकिन वो वैसे ही बरमूडा पहन के, एक सिंपल सी टी शर्ट पहन के आपसे गले मिलते हैं। तो ज़िंदगी ये नहीं है कि आप किस क्लब में हैं, 100 करोड़ के क्लब में हैं या आपकी तनख्वाह जो है वो 50,000 रुपये है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। जी, शेयर भी कर रहा था, मेरे लाइफ में अगर कुछ चेंजेस, सबसे अगर बेस्ट अगर मेरा लाइफ का पीरियड रहा है वो आईआईटी खड़गपुर का ही रहा है, क्योंकि मैंने एक रिबर्थ टाइप का मेरा वहाँ पे हुआ, पुनर्जन्म का। बहुत सारी चीज़ें, सक्सेस का डेफिनेशन मुझे वहाँ पे सीखने को मिला। एक छोटा सा किस्सा था, मेरा जो रूममेट था वो उसका लाइफ का एक ही ये था कि मैं आईआईटी आऊँगा, उसके बाद मैं पढ़ाई कभी नहीं करूँगा। आईआईटी आऊँगा, उसने कभी पढ़ाई नहीं किया, हमेशा से उसकी बहुत, हर सेमेस्टर में लगता था कि 2-3 पेपर उसका फेल होता था। एंड में उसने वो कोई 9, जैसे हम लोग आईआईटी में देखते हैं, उसका 6 पॉइंटर था। 6 पॉइंटर मतलब होता है कि जस्ट पास हुआ है, बट उसका जिस दिन उसका प्लेसमेंट में, हमारे 7th डे में उसका प्लेसमेंट हो गया था, और बहुत बड़ी ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी में उसका हुआ था। कुछ दिन पहले मैं जस्ट फेसबुक खोला था, उसका जस्ट देखा कि क्या कर रहा है। उसने एक डीपी लगाया, उसने बाल बड़ा कर दिया, उसके बाद बाल बड़ा किया हुआ है, और वो ड्रम्स बजा रहा है और 1000 लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग रॉक ऑन मूवी देखते हैं, दूसरे मूवी देखते हैं, उस तरीके के। दूसरा एक फ्रेंड था मेरा, बहुत अच्छा, वो ब्रिलियंट बच्चा था, और वो हमेशा से वो 9 पॉइंटर था, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट रहा है। उसकी बहुत अच्छी जॉब लगी थी उस टाइम में, 30 lakhs पर 2014 के टाइम में, और 30 lakhs पर एनम की उसकी पोस्टिंग थी, बट उसने क्विट कर दिया, बोला कि ज्वाइन नहीं करूंगा। उसने फर्स्ट स्टार्टअप किया, फास्ट स्टार्टअप किया, 2 साल चलाया, बहुत ज़्यादा अच्छा चला नहीं, बट उसने उसको सेल आउट कर दिया, बहुत एक बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में सेल आउट। थर्ड स्टार्टअप जो है बहुत अच्छा क्लिक किया उसका, एंड वाई कॉम्बिनेटर जो बोला जाता है वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट, जहाँ पे फेसबुक फाउंडर्स आते हैं, एयरबीएनबी जैसे कंपनी, वहाँ पे उसकी कंपनी वहाँ पर सिलेक्ट हो गई, वाई कॉम्बिनेटर। अभी अराउंड 50 to 60 करोड़ का उसका वैल्यूएशन है उसकी कंपनी की। एक बहुत अच्छा दोस्त है जो बहुत अच्छा जॉब करता था आईटीसी में, ऑल ऑफ ए सडन उसको लगा कि मैं इंडिया एक बार ट्रैवल करूंगा, और उसको डॉक्यूमेंट्री का बहुत याद आया, तो इंडिया उसने अनरिजर्व कैटेगरी में उसने ट्रैवल किया। आप लोगों ने कभी भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके, द अनरिजर्व करके समर्थ महाजन, और वो नेशनल उसको अवार्ड मिला उसके लिए, डॉक्यूमेंट्री के लिए। तो वहां से मुझे आईआईटी में जाके ये सीखने को मिला कि सक्सेस का जो डेफिनेशन, हमेशा से हम लोग बोलते थे कि ये पढ़ लो तो सक्सेसफुल हो जाओगे, इस एग्जाम क्रैक कर लो तो उसमें ही हो जाओगे। आईआईटी में हम लोग जाके एक ही चीजें सीखे कि आप कोई भी चीजें आपको जो अच्छा लगता है उसको डेडिकेटेडली आप काम करो, और बेहद एक कंसिस्टेंट टाइम के लिए आप काम करो। चाहे आप म्यूजिक परस्यू करना चाहते हो, आप चाहे स्टार्टअप में परस्यू करना चाहते हो, फिल्म मेकिंग में करना चाहते हो, इनफैक्ट आप कर सकते हो, आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। बस आपको कंसिस्टेंसी बना रहना है, और आप बहुत डेडिकेटेडली उस फील्ड में आप काम करें। दूसरा मंत्र आपसे हमको ये मिला है
कि अपने सपनों का पीछा करिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, इसमें मत उलझिए मेरे नंबर कितने हैं, मेरी रैंकिंग क्या है, और मैं अब आ गया हूं तो 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज मेरी जिंदगी है। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो तो अपनी एबिलिटी को, अपनी योग्यता को आपने एक दायरे में बांध दिया। बिल्कुल। आप उसके बियॉन्ड हैं, आप बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन आप 30-50 लाख के पैकेज में अपने को बांध लेते हैं। जैसे एक मवेशी को, कैटल को हम बांध देते हैं खूंटे से, वैसे कहीं ना कहीं ये बंधना है। आपकी बात से मैं ये समझ पाया। और मध्य प्रदेश के एक आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका कैडर महाराष्ट्र का है, 12वीं में वो पास नहीं हो पाए थे, उस पर एक फिल्म आ रही है, विनोद चोपड़ा बना रहे हैं, 12वीं फेल। तो आपकी बात से मुझे याद आ गया कि आपने कितने सुंदर तरीके से कहा कि द अनरिजर्व्ड, जरूर देखिएगा। महाजन साहब हैं जो समर्थ महाजन हैं, और जरूर देखिएगा। हमारे अविनाश जी के साथी हैं। और सोचिए आप, उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिसको स्लीपर क्लास हम कहते हैं, अनरिजर्व्ड, जिसके लिए कई बार 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है डब्बे में घुसने के लिए, और खिड़की से घुसना, फेंकना, उस डब्बे में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कौन कर रहा है? आईआईटी खड़गपुर का एक बहुत ही प्रॉमिसिंग बंदा, और वो आज एक बहुत बड़े स्टार्टअप का ऑनर भी है। सर, आपको चौथे अटेम्प्ट में 65 रैंक थी आपकी, तो ये जो 3 अटेम्प्ट थे जिसमें आप सफलता के नज़दीक पहुंच के रुके, इस दौरान मन टूटता है कई बार। लोग कहने भी लगते हैं कि आईआईटीएन हो, आगे बढ़ो, नौकरी कर लो, बढ़िया, सिविल सर्विसेज में क्या रखा है। तो उस दौरान आपने अपने को कैसे, अपने कॉन्फिडेंस को इंटैक्ट रखा? आपको ये मालूम था कि आप जानते थे कि नहीं, मुझे सफलता मिलेगी ही, भले ही वो एक फाइनल अटेम्प्ट क्यों ना हो? एक तो मेरे पेरेंट्स बहुत हमेशा से मेरे सपोर्ट में रहे हैं। मेरे फादर और मेरे मदर हमेशा से इतना, क्योंकि इसके पीछे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप दिल्ली में रहते हो, काफ़ी एक्सपेंसेस होती है, और जो मैंने अटेम्प्ट्स भी दिए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैं जस्ट जाके ही दे दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं था, कभी ये नहीं हुआ। और लास्ट तक आते आते जैसे कि बहुत बार ऐसे हुआ है कि हम लोग हमेशा से टूट गए उसके बाद, बट हमेशा से एक रहा है कि मैं जब मेंस की एग्ज़ाम एक की रहा मेंस में, उस टाइम में मुझे हमेशा से होप रहा करता था कि मैं आईआईटी से मेरा बैकग्राउंड है तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर लूँगा हमेशा से। एक बहुत बड़े एडटेक के डायरेक्टर हुआ करते थे और मेरे काफ़ी करीबी थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे ऑफर मुझे दिया, काफ़ी प्रॉमिसिंग ऑफर दिया। मैंने थोड़ा कुछ टाइम के लिए वहाँ पे ये किया, फिर मन लगा नहीं, तो मुझे हमेशा से लगता था कि मेरा कुछ ना कुछ तो कैरियर में बहुत अच्छा कर लूँगा। और मैं हमेशा से, मेरा भी कुछ खुद का भी एंटरप्रेन्योर, मेरे स्टार्टअप भी था, मैं और मेरे दोस्त के साथ हम दोनों फैशन टेक में काम करते थे, तो दोनों हम लोग हमेशा से मन बना, उसी में मन में ये रहता था कि ये नहीं है तो मैं दूसरे का काम कर लूँगा। तो बहुत सारे टाइम में मैंने उसके साथ थोड़ा बहुत मैंने फ्रीलांसिंग उस टाइम में कर लिया। एक एडटेक के साथ मैंने उस टाइम में कंटेंट का, मैंने ये उसका मैनेजर हुआ करता था, तो दोनों जॉब्स भी, एक पार्ट टाइम जॉब भी थी और उसके बाद एक ये भी था। और एक मुझे हमेशा से लगता था कि ये नहीं होगा तो जो मेरे स्टार्टअप में, कहीं ना कहीं मैं स्टार्टअप में बहुत अच्छा कर लूँगा करके ये था। तो ये कॉन्फिडेंस, ये हमेशा से कॉन्फिडेंस ये रहा। और हमेशा से ये रहता है कि जब आपके पास बहुत अच्छा कोई बैकग्राउंड रहता है, आईआईटी या एनआईटी का बैकग्राउंड रहता है, तो एक रहता है कि अच्छा ये नहीं तो दूसरा कुछ कर लेंगे। अच्छा, जब सिलेक्शन हुआ तो, क्योंकि आईआईटी में जिस तरह का आपका सफ़र था, वो कल्चर, लिटरेचर, सिनेमा, इन सब के साथ जाता था। और सर की एक मैं बहुत दिलचस्प बात आपको बताऊं कि इनकी एक बहुत ही अच्छी हैबिट है रही, अब तो चूंकि इस प्रोफेशन में आने के बाद, इतने व्यस्त होने के बाद संभव नहीं है, वो जिन फिल्म को देखते थे, भारतीय सिनेमा को, चाहे वो मलयाली हो, तमिल हो, हिंदी हो, भारत में उस जिस जगह उस फिल्म की शूटिंग हुई है, ये एक पर्यटक की तरह वहाँ ज़रूर जाते थे ये देखने के लिए कि बर्फी फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई है, या किसी मलयालम फिल्म की शूटिंग वहाँ किसी केरल में किसी बहुत खूबसूरत जगह हुई है। पहले तो मैं इसी पर एक छोटा सवाल आपसे लेता हूँ, ये बात कैसे मन में आई? और बहुत दिलचस्प बात है जी। बेसिकली हमेशा से मुझे फिल्में हमेशा बहुत दिलचस्प रही हैं। जब भी मैं, एक टाइम हुआ करता था दूरदर्शन में मूवी देखा करता था,
काफ़ी सारे मूवी मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगे, स्वदेश हो या रंग दे बसंती हो, या जो एस्थेटिकली बहुत अच्छे मूवीज़ हैं। और आईआईटी जाने के बाद वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सपोजर आपको मिलता है, जो टीवीएफ के फाउंडर्स वगैरह भी रहे हैं, वो भी एक ज़माने में हमारे सीनियर्स हुआ करते थे, तो वहाँ पे मूवी का कल्चर काफ़ी ये रहा है। तो हमेशा से जो डायरेक्टर और राइटर जिस तरीके से वो देखना चाहते हैं कोई शहर को, हमेशा हमेशा देखेंगे आप, कोई भी शहर होता है एक किरदार की तरह रहता है। चाहे बर्फी में जैसे जिस तरीके से उन्होंने दार्जिलिंग को दिखाया, टॉय ट्रेन को दिखाया, या जो पाइन फॉरेस्ट को दिखाया, या उस कांचनजंगा को दिखाया, तो हमेशा से बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि अच्छा, क्योंकि डायरेक्टर और राइटर बहुत ज़्यादा इमोशंस उसके पीछे ये किए। एक अभी हाल ही के टाइम में एक मूवी आया था अक्टूबर करके, अक्टूबर में जिस तरीके से उन्होंने विंटर में दिल्ली को दिखाया, इट्स ब्रेथटेकिंग, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने ये किया। तो हमेशा से मेरा वही से स्टार्ट हुआ था कि बर्फी देख के मुझे लगा था कि एक बार दार्जिलिंग विजिट करूं। और उस टाइम में मेरे पास स्कॉलरशिप की अमाउंट, बड़ी अमाउंट आती थी, तो मैं दोस्त के साथ ऐसे गाड़ी लेके और ट्रेन लेके हम लोग पहुंच गए वहाँ पे दार्जिलिंग के टी गार्डन, जहाँ पे क्लॉक टावर, जहाँ पे बहुत एक अच्छी सीन शूट हुई थी, हर जगह हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। तो मुझे उसके बाद धीरे धीरे करके बनारस में बहुत सारी मूवी शूट हुई है, केरल में शूट हुई है, कश्मीर के कुछ हिंटरलैंड में शूट हुई है। तो ऐसी जगह मैं धीरे धीरे एक एक चेकलिस्ट बनाता गया और वहाँ पे विजिट किया। तो मुझे काफ़ी वहाँ के जो, जैसे वो हम किरदार की तरह, जैसे कोई एक प्लेस किरदार की तरह रहता है, उसका जो आर्ट्स है, उसके क्राफ्ट है, एक किरदार की तरह है, तो उसको एक्सप्लोर करता हूँ, तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है हमेशा। और मैं हिंदुस्तान को काफ़ी, हमारे इंडिया को काफ़ी अच्छे से डीपली मैं उसमें समझ पाता हूँ। वो लोग जो जिंदगी में बेहतर करियर बनाना चाहते हैं, न सिर्फ सिविल सेवा की मैं बात करूँगा, बल्कि जो भी उनका पैशन है, सिनेमा, एक्टिंग, पेंटिंग, थिएटर, उनके लिए आप अपने अनुभव से क्या उनसे कहेंगे? क्योंकि ये जनरेशन जो है, जो इस समय 20 से 25 साल की है, इसकी प्रॉब्लम ये है, जैसा कहते हैं बर्नआउट सिंड्रोम है, बहुत जल्दी किसी काम से जुड़ना और उतनी ही जल्दी जब सफलता नहीं मिली तो डिटैच होना। आज की जो जनरेशन है, इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पहले किसी को शायद मिला नहीं होगा। और इस जनरेशन के सामने जितना, क्योंकि इंटरनेट है हमारे पास है, आज के टाइम में स्मार्टफोन है, उसके साथ साथ जितना अपॉर्चुनिटी है उतना डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, कोई भी चीज़ों को आप लोग, जैसे इंटरनेट पे इतने सारे फ्री कोर्सेस हैं आज के टाइम में, जो बोला जा रहा है कि यूट्यूब इज़ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी बोला जा रहा है। आप अगर राइट कंटेंट ही करते हो, आप कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ है यहाँ पे, ऑप्शंस है। आप उसको डेडिकेटेडली 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स तक करें, जो भी पाथ चूज करेंगे आप थोड़ा सा अच्छे से उसको थोड़ा सा रिसर्च करके आप चूज करें। और मैं हमेशा से जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ये करूँगा कि आप लोग कुछ कोई भी स्किल ऑक्यूपाई करें, जो भी आप इंजीनियर जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ कोई स्किल करें और थोड़ा सा मनी अर्न करें। कोई भी स्किल के साथ थोड़ा मनी अर्न करें तो बहुत कुछ आपको आप उसमें सीखते हो। तो और डिस्ट्रैक्शन, आप उसके साथ साथ आप एक पीयर ग्रुप बहुत अच्छा बनाएं। मैं जो हमेशा मुझे लगता है कि मैं जो भी हूँ वो हमेशा से मेरे कुछ पीयर ग्रुप, कुछ अच्छे दोस्तों की वजह से, कुछ फ्रेंड, कुछ अपने पेरेंट्स की वजह से। तो ऐसे अगर आपके लाइफ में अगर 3-4 दोस्त में मिल जाते हैं आपके लाइफ में, यू डोंट नीड लाइक 20-30 फ्रेंड्स। आज के टाइम में हम लोग इंस्टाग्राम के टाइम में ये कर रहे हैं, फेसबुक में जिसमें हमारे 2000-3000 फ्रेंड्स रहते हैं। बट अगर आपके लाइफ में सही में ऐसे 2-3 फ्रेंड्स अगर मिल जाते हैं, लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहेगी। जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव होता है मैरिज। आप भी अरेंज मैरिज से आप गए, लेकिन एक बहुत ही ईश्वरीय डेस्टिनी जिस तरह से कई बार बहुत हमें चौंका भी देती है कि आपकी जो बेटर हाफ हैं, आपकी जीवन संगनी है, वो भी खड़गपुर से जुड़ी हुई है, जहाँ से आपने आईआईटी किया हुआ है। तो आप किस तरह देखते हैं इस पवित्र गठबंधन को, और क्या आपके अनुभव हैं कि एक लंबा साथ और बहुत लंबा साथ जो उम्र के साथ और निखरता चला जाए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको लगता है ज़रूरी है? अभी तो बहुत कम एक्सपीरियंस हुआ है, हार्डली 2-1.5 साल हमारी शादी को हुआ है। आपने जैसे मुझे पहले ही लाइन में बता दिया था कि इट्स मोर अबाउट डेस्टिनी, सेम उसी तरह की मेरे डेस्टिनी ही काइंड ऑफ था। क्योंकि मैं आईआईटी से मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 2014 में निकल गया था, और मेरी वाइफ की एडमिशन उसी डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, मैं जो प्रोफेसर्स को जानता हूँ उन्हीं के अंडर में ही हुई। 2019 में वो पीएचडी में ज्वाइन की।
सेम डिपार्टमेंट में। और ये कोइंसिडेंस ही था, हम एक क्लोज हमारे कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू ही हम लोगों का ऐसे मैरिज का प्रपोजल आया हुआ था। तो काफ़ी ये, और मैं कभी आई नेवर थॉट कि आई विल गो बैक टू खड़गपुर अगेन, और मैं फिर से खड़गपुर जाऊंगा, सेम डिपार्टमेंट जाऊंगा, प्रोफेसर से मिलूंगा। ये मेरे लिए बड़ा एक अच्छा खुशकिस्मती की बात थी। और दोनों में काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, सेम बहुत सारे टॉपिक्स आ जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा अभी 1.5 ईयर्स ही हुए हैं हम लोगों को, छोटा सा ये है, बट मुझे लगता है कि रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों में। रेस्पेक्ट आज के जनरेशन में हमें ये करना है, और दोनों की गोल्स अगर जब साथ हो जाती है, सेम डायरेक्शंस में दोनों की गोल हो जाती है, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट है, तो काफ़ी लंबे हम लोग ये कर सकते हैं काफ़ी। और दूसरा है कि आज के टाइम में हम लोग एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस जब कम रहे तो काफ़ी अच्छा ये रहेगा। बहुत सुंदर मंत्र आपने दिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही आपसे बातचीत की है। और मैं फिर याद करूंगा इस इंटरव्यू को, एक ऐसे युवा, विनम्र, हम्बल, डाउन टू अर्थ ऑफिसर के साथ बातचीत को, जिसको मालूम है कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी आईएएस बनना ही नहीं है, ज़िंदगी इसके पार भी है। और सबसे अच्छी चीज़ है, उनकी फ़िलॉसफी इसको डिपिक्ट करती है कि अच्छे इंसान बनना सबसे पहले ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप किसी डिसिप्लिन में अपने को प्रूव करें। तो ये थे अविनाश मिश्रा जी, 2018 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस ऑफिसर, जो जिला पंचायत सीईओ रायपुर का दायित्व निभा रहे हैं। अगली बार अफसरनामा में एक और अफसर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।